तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए हैं। ईरान ने बंदर अब्बास, बुशार, सिरिक और अबू मूसा द्वीप से अरब रीजन के देशों पर ड्रोन मिसाइल दागकर भीषण अटैक किया है। इसमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन बुरी तरह से दहल गए हैं। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इन हमलों के लिए ईरान ने शाही ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया है और इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से भी पड़ोसी देशों पर टारगेटेड हमले किए गए हैं। इन सभी हमलों में ईरान का एक ही मकसद था, अमेरिका का वो सैन्य ठिकाना तबाह करना जहां से ईरान के खिलाफ गतिविधि हो रही है, यानी कि जहां से ईरान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान के बीच 6 दिन से जंग जारी है और अमेरिका ने ईरान में 9 जगहों पर हमले किए हैं, जहां बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर प्रहार और ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर हमला। आज से हॉर्मूज की अमेरिकी नाकेबंदी भी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट है, इसलिए बड़ा टारगेट माना जा रहा है ये। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस है, मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, वहां हमला करके ईरान अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है। फिलहाल लगातार आ रही तस्वीरों में जॉर्डन भी वो जगह है जहां ईरान लगातार वार कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, इस बीच सेंटकॉम ने जारी किया है हमलों का वीडियो। आज 7 घंटे चला ऑपरेशन। सेंटकॉम की तरफ से वीडियो जारी कर जानकारी, दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई है, सेंटकॉम का दावा। ये देखिए, ये वही तस्वीरें हैं। सेंटकॉम की तरफ से कई इमेजेस, कई तस्वीरें जारी की गई हैं और बताया गया है अलग अलग ठिकानों पर किस तरीके से हमले किए गए हैं। तो थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें जारी कर जानकारी दी गई है। सेंटकॉम ने हमलों का वीडियो जारी किया। ये देखिए तस्वीरें, कैसे तबाही देखने को मिल रही है। साथ ही तैयारियों की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, एक के बाद एक धमाके हुए हैं और इन तस्वीरों में अलग अलग स्थानों पर धमाके देखे जा सकते हैं। और लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, ट्रंप की सिचुएशन रूम में मीटिंग, जहां ट्रंप युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए हमले जारी हैं और बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति, युद्ध मंत्री शामिल हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ईरान पर दबाव बनाने के लिए क्या यह बैठक सिचुएशन रूम में अब एक बड़े फैसले के तहत सामने आ सकती है? क्योंकि इस बैठक को लेकर जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा इसी बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति, युद्ध मंत्री भी शामिल हैं और इस हालात में सिचुएशन रूम में हो रही बैठक बहुत बड़ा फैसला क्या होने वाला है। हालांकि ईरान पर दबाव बनाने के लिए जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसी दौरान ये सिचुएशन रूम में मीटिंग, और इस सिचुएशन रूम में क्या है नया प्लान, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। तो सिचुएशन रूम में बैठक और उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई। आप देख रहे थे सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक हुई है। मिलिट्री के आला अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक काफी देर तक चली, ये भी जानकारी। हालांकि इस बैठक में क्या हुआ है, क्योंकि ईरान को लेकर नई रणनीति पर चर्चा, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमले को लेकर अधिकारियों से बातचीत, पहले से ज्यादा बड़े हमले की तैयारी। हालांकि महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जंग के बीच सिचुएशन रूम की यह बैठक हो रही है, जो बहुत मायने रखती हैं। आपको इस बीच बता दें, मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिचुएशन रूम की बैठक पर। मनीष से करें सवाल, उससे पहले आपको बता दें डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट एयर कोमोडोर एसपी सिंह सर भी हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं सर आपका। लेकिन सबसे पहले सिचुएशन रूम में हुई इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मनीष? बिल्कुल, देखिए सिचुएशन रूम में अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, यानी कि इसमें अमेरिका अपने सहयोगी देशों को में से किसको किसको इंगेज करेगा। कल हम सब ने देखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दरअसल एक इनविटेशन लेटर मांग रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप कहें या फिर ईरान से, कि भाई एक तो मिसाइल मेरी तरफ भी मार दो, एक तो ड्रोन मार दो। और इसके लिए उन्होंने कहा भी कि मेरी तरफ मारने की गलती मत करना, वरना मैं जो है सो क्या विनाश कर दूंगा, आर या पार हो जाएगा, वगैरह वगैरह।
उनका कहना था कि अगर एक भी मिसाइल हमारी तरफ आई तो हम 2 गुने से ज्यादा बड़े हमले करेंगे। तो कुल मिलाकर वो ये चाहते हैं कि इस वक्त ईरान की तरफ से हमले हो और उस हमले की वजह से इजराइल एंट्री करे इस जंग में, और इजराइल की एक बार इस जंग में एंट्री हो गई तो फिर वैसी स्थिति में जाहिर है कि ये युद्ध लंबा खींचेगा। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट कंट्री का भी रुख देखें तो वो अपने ऊपर हमले को होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो अपने फोर्स का, अपने एयर नहीं, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में किस आधार पर फैसला ले रहे हैं? क्या उन्हें रीअश्योरेंस देने की जरूरत है बहरीन और कुवैत को और जॉर्डन को? क्योंकि जिस स्तर पर अमेरिका के इन्हीं बेसिस को यहां टारगेट करा जा रहा है, वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है बहरीन और कुवैत के लिए। मनीष, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत और बहरीन की स्थिति देखें तो आश्चर्यजनक तौर पर यहाँ पर जो डायरेक्ट हिट हो रहे हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए 40 दिन के जंग में इतने डायरेक्ट हिट नहीं हो रहे थे जितना अभी हो रहा है। इससे साफ तौर पर लग रहा है कि जीसीसी कंट्री के लिए जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस मिसाइल माफ करिएगा, इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल डिफेंस जो था IAMD, वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल होते हुए देखा जा रहा है, या फिर स्ट्रेटेजिक तौर पर ईरान उसे भेदने में कामयाब हो रहा है और अमेरिका वहां बेबस है कुवैत को बचाने के लिए, बहरीन को बचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक शानदार स्ट्रेटेजी अपनाई है कि मिसाइल और ड्रोन के जरिए उनके एयर डिफेंस को एग्जॉस्ट कर दो और फिर वहां पर मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ जो है सो ड्रोन के जरिए आप अटैक करो, कहीं ना कहीं तो जाकर डायरेक्ट हिट होगा। और वो डायरेक्ट हिट आपको कुवैत में दिख रहा, बहरीन में दिख रहा और जॉर्डन में भी दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट की। ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला हुआ है। बामपुर और चाबहार पोर्ट पर धमाके सुने गए हैं, एक के बाद एक 8 धमाके हुए हैं, ये रिपोर्ट। तो ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया गया है। कहां कहां धमाके हुए हैं और वो कौन से शहर इलाके, एक एक कर ये भी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए। अब दक्षिण ईरान के बाम्बोर शहर पर हमले की तस्वीर। बाम्बोर पर अमेरिका की जोरदार बमबारी के बाद ये तस्वीरें सामने आई, जहां इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। शहर में एम्बुलेंसेस दौड़ती देखी। और दक्षिण पश्चिम में ईरान में अमेरिका का हमला, खुजिस्तान प्रांत में कई स्थानों पर अटैक की खबर है। बहबाहन में कई धमाके सुने गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, आसमान में मिसाइलें देखी गई हैं। और बहुत बड़ी खबर है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर, जहां अमेरिका ने बुशर में अटैक किया है। बुशर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यूएस हमले को नाकाम करने की कोशिश। बुशर सबसे ज्यादा सेंसिटिव परमाणु और ऊर्जा से जुड़ी गतिविधियां यहां होती रहती हैं और साफ है कि अमेरिका किस तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत अब न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहा है और बुशर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। तो बुशहर से परमाणु संग्राम की शुरुआत होगी क्या? क्योंकि हमला यहां पर गंभीर हुआ, लेकिन कितना गंभीर, पहले तो ये जान लेते हैं कि बुशहर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बुशहर में परमाणु ऊर्जा प्लांट मौजूद है, एकमात्र चालू परमाणु बिजली घर, एकमात्र संचालित परमाणु बिजली घर। प्लांट पर मिसाइल गिरी तो विध्वंस होगा और परमाणु दुर्घटना का खतरा बढ़ जाएगा, परमाणु विकिरण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। IAEA इसको लेकर पहले ही चेतावनी भी दे चुका है। अब बुशहर पर कब कब हमला, ये भी जान लेते हैं। 15 जुलाई 2026 की तारीख जब अमेरिका ने मिसाइलें दागी यहां पर। इसके अलावा 4 अप्रैल 2026 ड्रोन हमले में एक कर्मचारी की मौत की खबर भी आई थी। 40 दिनों के दौरान हमले में ये खबर आ चुकी है। अब 27 मार्च 2026 की बात करें तो यहां पर ड्रोन अटैक हुआ था। 24 मार्च परिसर के अंदर ड्रोन पहुंचा था। 17 मार्च ड्रोन हमला और 350 मीटर दूर टावर नष्ट कर दिया गया था। तो बुशहर केंद्र को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ईरान का पहला परमाणु बिजली प्लांट है यहाँ। ईरान की ऊर्जा जरूरतों का अहम हिस्सा भी है। रूसी डिजाइन का VVER रिएक्टर लगा हुआ है और सैन्य प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से धमकी दी जा चुकी है कि आने वाले वक्त में अब वो बिजली प्लांट, संयंत्र और पुलों को ध्वस्त करेंगे, जैसा कि 40 दिनों के दौरान देखने को मिला था। इस बार पैटर्न भी चेंज है, इंटेंसिटी भी ज्यादा देखने को मिल रही है। साख की लड़ाई तो ये है ही, IRGC की भी धमकी आ चुकी है। तो ऐसा तो नहीं कि अब और भी ज्यादा विध्वंसक दौर शुरू होने वाला है? देखिए, 17 जून को जो MOU इन दोनों के बीच में साइन हुआ था, तो उस समय ये लगा था कि ये कुछ टेम्परेरी ये सीज़ फायर हो गया है,
लेकिन इंटरनल प्रेशर उसके मागा बेस का ट्रंप पर इतना ज़्यादा आया है कि क्योंकि एमओयू के जो 14 के 14 पॉइंट थे उसको उन्होंने सरेंडर की तरह बताया, वो सभी एक्चुअली ईरान के फेवर में थे और कोई भी एम ट्रंप का अचीव नहीं हो रहा था। तो इसलिए उस प्रेशर में आकर के, अपना पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के इन्होंने ये युद्ध दोबारा शुरू किया है। और इस समय जैसा आपने बोला कि इसकी स्ट्रेटजी है, जो उसकी कोस्टल बैटरीज़ हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, डिफेंस टारगेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रेलवे ब्रिजेस या उनकी इलेक्ट्रिसिटी का जब बुशहर में हमला कर रहे हैं, वो ये करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये बॉम्बिंग इन्होंने पहले भी बहुत की है। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक इन्होंने काफ़ी बॉम्बिंग करी है और आगे भी बॉम्बिंग कर सकते हैं। लेकिन ईरान के अंदर भी एक स्टैमिना है एज ए कंट्री पनिशमेंट लेने का, और वो भी युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा कि जो इनके अयतुल्लाह खुमानी के फ्यूनरल में 9 किलोमीटर की लाइन थी, इतने लोग पूरे इसमें इकट्ठे थे, क्योंकि बाहर से हमला होने पर पूरा देश इस समय इकट्ठा हो चुका है। तो ये कोशिश पूरी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। इनका बेसिक आइडिया ये है कि ईरान पर प्रेशर डाला जाए ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। और ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हुए ऑपरेशंस में सीधा न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि सैन्य विकल्पों को लेकर सिचुएशन रूम में पहले बैठक नहीं हुई। लेकिन सवाल आज के इस हालात को लेकर भी है, क्योंकि इस वक्त ईरान जिस स्तर पर गल्फ में अलग अलग रीजन्स पर टारगेट कर रहा है, उसमें बहरीन पर क्लस्टर बॉम्ब से बड़े हमले को लेकर भी एक खबर है। सर, सवाल आगे करती हूं, उससे पहले खबर, ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से ताबड़तोड़ अटैक किए। अमेरिकी बेस को क्लस्टर बॉम्ब से निशाना बनाया। आसमान में टुकड़ों में बढ़ता क्लस्टर वॉरहेड देखा है। क्लस्टर बॉम्ब का अब इस्तेमाल कर रहा है ईरान। अभी तक मिसाइल्स के जरिए और ड्रोन्स के जरिए अटैक हो रहे थे, लेकिन अब देखिए यूएस बेस पर बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए क्लस्टर वॉरहेड दिखा। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया ईरान ने। तो ये बहरीन के आसमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। पहली बार बहरीन में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है हमले के लिए ईरान की तरफ से। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है अटैक से दहला अमेरिकी बेस। ईरान का बीती रात बहुत बड़ा हमला, बहरीन पर पहली बार क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीती रात हमले की ये तस्वीरें। क्लस्टर बॉम्ब से हमले की और तस्वीरें भी सामने आई है। बहरीन के आसमान में मिसाइलों की ये बौछार देखिए। ईरान की ओर से दागी गई क्लस्टर मिसाइल। इस क्लस्टर मिसाइल के बारे में जानिए, जहां जैसे ही इस मिसाइल को अटैक के लिए छोड़ा जाता है, उसके बाद ये फैलने लगती है ताकि नुकसान का दायरा बढ़े। और ईरान की तरफ से क्लस्टर मिसाइल से सीधे बहरीन को जो टारगेट किया गया है, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। तो बहरीन में कोहराम की ये तस्वीरें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके इसलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्लस्टर बॉम्ब बरसाए गए हैं। एक एक कर 5 पॉइंट के जरिए आपको बताते हैं। ईरान का क्लस्टर बॉम्ब से बहरीन पर हमला, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई क्लस्टर बॉम्ब से ईरान ने हमला किया है। अमेरिका के शेख ईसा एयरबेस पर अटैक हुआ है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर कई हमले किए हैं और हमले के बाद बहरीन में तबाही का दावा भी है। अब बड़ी बातें क्या हैं? ईरान ने पहली बार क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। ईरान का बेहद शक्तिशाली हथियार है क्लस्टर बॉम्ब, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा तबाही की तस्वीरें और खबरें मिल रही हैं। तो क्लस्टर बॉम्ब ईरान का अचूक हथियार माना जाता है। हवा या जमीन से दागा जा सकता है। मिसाइलों में क्लस्टर बॉम्ब फिट किया जाता है और फिर हिट किया जाता है। जमीन से ऊपर हवा में फटता है। एक मिसाइल कई हिस्सों में बट जाती है और आप ऐसा तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हवा में फटने के बाद छोटे छोटे बॉम्ब छोड़ता है। छोटे बॉम्ब की संख्या सैकड़ों में होती है और उसे रोकना मुश्किल होता है। 10 किलोमीटर तक भारी तबाही संभव बताई जाती है। रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और एयर डिफेंस से बचने में पूरी तरह से सक्षम भी। क्लस्टर को बॉम्ब का रक्त बीज तक कहा जाता है। सिंह सर, आज के इस हालात में ईरान बड़े स्तर पर इन वार के जरिए अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुका है। इस वक्त सिचुएशन रूम में बैठक, क्या वाकई लगता है कि अमेरिका अब इस पोजीशन में है कि वो सैन्य विकल्पों के तहत एक और बड़ा वार करे, वो भी समुद्र से? दूसरा, गल्फ में ही कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जिस तरीके से टारगेट हो रहे हैं, वो कैसे रीअश्योर करेगा, क्योंकि अमेरिका के यही बेस इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। एब्सोल्युटली। देखिए,
ये जो अभी अटैक ईरान की तरफ से किए गए हैं, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। ये जो आप क्लस्टर बॉम्ब की बात कर रहे हैं, अगर क्लस्टर बॉम्ब लॉन्च किया गया है तो इसका ये मतलब है कि वो एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया है। और एयरक्राफ्ट अगर उस एरिया में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर यूएसए का एयर डिफेंस लगा हुआ है, यूएसए ने इनको प्रोटेक्शन सब देशों को दी थी कि हमारा एयर डिफेंस बड़ा थार्ड सिस्टम जो है सब हम लोग को रोकेगा। अगर एयरक्राफ्ट एंटर, पहले मिसाइलें जा रही थी तो मिसाइल को रोकने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एंटी मिसाइल सिस्टम चाहिए आपको, जो हर जगह संभव नहीं है। थार्ड केपेबल है पर शायद नहीं रोक पाता, लेकिन क्लस्टर बॉम्ब के लिए आपको फाइटर एयरक्राफ्ट ही भेजना पड़ेगा या बॉम्बर एयरक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। अगर बॉम्बर से आप जाते हैं, वो स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है, अगर वो एंटर करके बॉम्ब गिरा के आ गए तो इसका मतलब कि वहाँ की एयर डिफेंस जो अमेरिका ने दी है वो सक्षम नहीं है, वो नाकाम हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर अमेरिका इसमें उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा ये, कि अगर ये संभव हो पाया है तो। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं इनके बहरीन और उनके जॉर्डन के लिए, उनकी सुरक्षा में जितनी जो ताकत अमेरिका लगा सकता है वो दूर बैठ कर लगा रहे हैं। इतनी ताकत लगाना एक दूसरे देश के अंदर जाके बड़ा मुश्किल है। अपने देश के अंदर आप कर सकते हैं, आप फैला सकते हैं, नेटवर्क पूरा फैला सकते हैं, लेकिन दूसरे देश में अगर करना है तो एक लिमिटेड लेवल तक आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ईरान एक बहुत बड़ा देश है और वो अपनी क्षमता जो है वो पहले रशिया के साथ शेयर कर चुका है ड्रोन के मामले में, उसकी यूक्रेन की वॉर के अगेंस्ट। तो ईरान ने अपने आप को बहुत सक्षम बना लिया है मिलिटरीली, और ये IRGC जो है पूरा कंट्रोल करता है। मुमकिन कैसे है चीन और रशिया की मदद के बाद? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक है। देखिए, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर में अमेरिका और नाटो जो है पीछे से हेल्प कर रहे थे यूक्रेन को, ताकि रशिया को खोखला कर सकें, उसको कमज़ोर कर सकें। ये बिल्कुल टिट फॉर टैट हो रहा है। अब जैसे अमेरिका को कमज़ोर बनाने के लिए अब रशिया और चाइना जो हैं परोक्ष रूप में पीछे से रहकर पूरी मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम है बात। और ईरान पहले ही रशिया को हेल्प दे रहा है, तो रशिया ओब्लाइज है कि उनको भी उससे हेल्प करे। तो ये डेफिनेटली मिलिट्री टैक्टिक्स, मिलिट्री नॉलेज, मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब उनको प्रोवाइड किया जा रहा है रशिया और चाइना के द्वारा। और इसी से चोक पॉइंट से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, और उसी को लेकर एक और खबर है। हॉर्मूज को लेकर ईरान की बहुत बड़ी धमकी है। हॉर्मूज सभी के लिए खुलेगा या किसी के लिए नहीं, ये ईरान ने साफ कर दिया। तेल गैस की सप्लाई सभी के लिए या किसी के लिए नहीं, और हॉर्मूज के अलावा दूसरे रास्ते भी बंद हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी नाकाबंदी से जुड़ी एक खबर। ट्रंप ने दोबारा नाकाबंदी की घोषणा की है, और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से भारी नुकसान आर्थिक तौर पर कई देशों को। ईरानी जहाजों पर अमेरिका की नजर है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ट्रंप का हाथ, हॉर्मूज में फिर अमेरिकी नाकेबंदी, क्योंकि खबर ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नजर को लेकर है। खबर तेल टैंकर्स की आवाजाही सीमित करने को लेकर है, और साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर। इसके अलावा अमेरिका का मकसद क्या है ये भी जान लेते हैं। ईरान के तेल निर्यात और सैन्य आपूर्ति को सीमित करना, हॉर्मूज से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा, ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाना भी मकसद। हालांकि ईरान क्या कर सकता है, ये एक और बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में सैन्य गतिविधियां ईरान बढ़ा सकता है। ड्रोन मिसाइल हमले तेज हो सकते हैं, साथ ही अमेरिकी सहयोगी देशों पर भी अप्रत्यक्ष कार्रवाई। नाकाबंदी का असर क्या होगा ये जान लेते हैं। ईरान से आने जाने वाले जहाजों पर असर होगा, ईरान का तेल निर्यात प्रभावित होगा, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा, तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। मनीष, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ट्रंप जिद पर बैठे हुए हैं कि अब वो नाकेबंदी की शुरुआत करेंगे, ऐलान कर चुके हैं। IRGC का भी कहना है कि कंट्रोल तो ईरान का ही रहेगा। ऐसे में खामियाजा तो दुनिया को भुगतना होगा। अब पहले टोल वसूली की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई, और फिर एज अ बिजनेसमैन उनका दूसरा बयान सामने आता है कि नहीं, अब तो खाड़ी देश निवेश करेंगे। तो यहाँ तो हमले भी देश झेल रहे हैं, खाड़ी देश ही टोल भी देंगे, और खाड़ी देशों को ही, और ना सिर्फ खाड़ी देशों को, भारत समेत कई देशों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, इस ग्लोबल केओस के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका सबसे अधिक जिम्मेदार है, और थोड़ा ईरान भी जिम्मेदार है। वो इसलिए कि जिस वक्त MOU हुआ, तथाकथित MOU, उसके बाद कम से कम ईरान ये कह सकता था कि ठीक है, बाकी देश को हम शांतिपूर्वक जाने देंगे। लेकिन जब मौका मिला तो ईरान ने कहा कि अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ फीस तो हमें ही देना होगा, फीस दीजिए तभी हम जाने देंगे।
तो अमेरिका को लगा अच्छा बढ़िया धंधा है, तो फिर जब IRGC को दुनिया फीस देने के लिए तैयार है तो अमेरिका को क्यों नहीं देगा। बस अमेरिका ने थोड़ी प्राइस ज्यादा कर दी। लेकिन भारत हो, चीन हो या बाकी तमाम मुल्क हो, उन सबको फिर वहां से अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से फीस देकर जाना पड़ा तो कल के दिन में मलक्का स्ट्रेट में सिंगापुर कहेगा कि जब हॉर्मुज में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहां भी दीजिए। फिर तो बाकी दूसरे तमाम जो वाटर मार्ग हैं उन सब पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। कमोबेश स्थिति यह है कि यह सारी स्थिति इसलिए भी है क्योंकि बाकी दुनिया यहां पर मूक दर्शक बनी बैठी है। ना तो वो ईरान को ना वो अमेरिका को कुछ कह रहे हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के मूड में है। यूएन में यह बात चर्चा क्यों नहीं होती है कि ईरान और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करते हुए कि आप दोनों के इस बचकानी या बेवकूफी हरकत की कीमत दुनिया क्यों भुगते। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी सभी मुल्क भी चुप्पी साधे हुए हैं कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन ईरान को और अमेरिका को अकल आए। सवाल आगे वही करूंगी, ब्लॉकेड तो पहले भी हुआ था, ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड के बाद की सिचुएशन पर भी हमने चर्चा की है, लेकिन आज की सिचुएशन में ये नाकेबंदी और क्या असर डाल सकती है, एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले बहरीन में अमेरिकी नेवी को नुकसान को लेकर खबर है। 5th फ्लीट के ड्रोन कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया है। कमांड सेंटर की सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं और यही हम बता रहे हैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को कि लगातार ईरान क्यों बहरीन कुवैत को टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स हैं और अमेरिकी नेवी को नुकसान पहुंचाने के बाद ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जहां 5th फ्लीट के ड्रोन कमांड सेंटर को इन हमलों के बाद नुकसान पहुंचा है। ये कमांड सेंटर की सैटेलाइट इमेजेस हैं जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका के इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स को ईरान लगातार वार करते हुए ध्वस्त कर चुका है। हमले न सिर्फ बहरीन में हो रहे हैं बल्कि कुवैत के साथ साथ जॉर्डन में भी हो रहे हैं। कोहली सर, सवाल यही है, अमेरिकी एसेट्स को इस पूरे रीजन में नुकसान पहुंचाने में ईरान कामयाब है। अब आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कमांड या कंट्रोल तो नहीं कर पाए, लेकिन प्रोटेक्टर के तौर पर दोबारा ब्लॉकेड लगाएंगे तो असर तो फिर दोबारा अलग होगा। इससे पहले भी तो ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड हो चुका है ना सर? बिल्कुल हो चुका है और उन्होंने अपनी लिमिट को देख लिया है कि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ पर परमानेंट ब्लॉकेड करने के लिए अमेरिका को जितने अपने एसेट्स को लगाना पड़ेगा वो बड़ा मुश्किल है कि वो लगातार इस चीज़ को कर पाएँ। दूसरा, आपने ईरान के बारे में पूछा था। ईरान देखिए उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। ज़्यादा प्रेशर उस पर आएगा तो हुतीज़ को बोलेगा कि बाबर मंडेल को भी बंद कर दो। यहाँ से 22% ऑयल यहाँ से आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 13-14% वहाँ से आता है। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका और ज़्यादा इसका असर बुरा पड़ेगा। दूसरा, आपने जो बोला है जो इसके बेसिस हैं जैसे बहरान में बाकी जगह, एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने अपने बेसिस को बचाने के लिए कम लगाए हैं जितना कि इजराइल में दे के रखे हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ईरान के हमले इजराइल में नहीं हो रहे हैं, अभी सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एयर डिफेंस ज़्यादा मजबूत है या वो पहले उनको खर्च कराना चाहता है इससे पहले कि वहाँ पर हमला करे। इस समय उनकी हालत जो है इनके बेसिस की काफ़ी ख़राब है और इसमें काफ़ी कैजुअल्टी होंगी। आप जो कह रहे हैं सिचुएशन रूम में, उसमें अंदर जो हो रहा होगा वो तो उन्हीं को मालूम होगा, लेकिन वो यही अपने प्लस माइनस करके देख रहे हैं कि अभी कितना और नुकसान होने वाला है और कब तक इस बात को वो लगातार कर सकते हैं ताकि इतना ज़्यादा कीमत ना देनी पड़ जाए कि उनके लिए पॉलिटिकली इंटरनल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। बिल्कुल सर। अब ईरान में वाटर प्लांट पर वार हुआ क्या? अमेरिका ने ईलाम प्रांत में वाटर प्लांट पर हमला बोला। बोतल बंद पानी बनाने वाले प्लांट पर यह बड़ा अटैक है। अमेरिका ने 3 प्रोजेक्टाइल से हमले किए हैं, कई हमले हुए। अमेरिकी हमले में वाटर प्लांट में बड़ी तबाही मची, साथ ही प्लांट की मशीन्स को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, हमले से 30 से ज्यादा स्थानों पर गांवों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की खबर है। अब चिंता की बातें क्या है? पहली बार ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की जानकारी, वाटर प्लांट जैसी जरूरत की चीजों पर हमला। संदेश क्या है? इस बार अमेरिका पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और इस वजह से ऐसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। एयर कॉमोडोर SP सिंह सर, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और वो भी सिर्फ अमेरिका की तरफ से, ऐसा तो नहीं कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि पहले अमेरिका की तरफ से बेसिक बुनियादी ढांचों पर हमले कर ईरान को कमजोर किया जाए और फिर एंट्री होगी इजराइल की और फिर डबल अटैक होगा? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि पहले अमेरिका उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाए फिर इजराइल की एंट्री हो, पर यह बात मैं समझता हूँ, आप देखिए जो पहले स्टेप बैक लिया था ट्रंप ने, वो इसीलिए लिया था कि उनके इलेक्शन नवंबर में आने वाले हैं और वो इस बात को भली बात नहीं जानते हैं कि उनके पूरे कंट्री में उनके अगेंस्ट एक वेव शुरू हो जाएगी
जो क्योंकि कोई अमेरिकन इस समय नहीं चाहता कि ऐसे हमले किए जाएं। और जब आप बुनियादी ढांचों पर हमला करते हैं तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है, चाहे आप जितने भी बड़े पॉपुलर लीडर क्यों ना हो। और ये ऐसा होने पर जो है उनको अपना खुद नुकसान बड़ा हो सकता है। ये आई एम श्योर ये उनके वहाँ पे डिस्कस जरूर हुआ होगा, उनके एडवाइज़र ने बताया होगा। लेकिन ये जो एक हमला किया है ऐसा, वो शायद एक मैसेज देने के लिए है कि अगर उनकी तरफ से हमले वापस होते रहे या अपने उस बात पर अड़े रहे ईरान, तो शायद उन पर और तेज़ हमले हो सकते हैं। ये एक मैसेजिंग के लिए किया गया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हमले रहेंगे, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है ईरान जो है फिर वो अब कुवैत के, बहरीन के और यूएई के उनके वाटर प्लांट पर हमला करेगा। और ये फिर एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन जाएगी जो शायद यूएन भी ना संभाल पाए। तो इसलिए जो मनीष ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यूएन की इंटरवेंशन इस समय बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ जो बड़े देश हैं उनको मिलकर इस बात में इंटरवीन करना इस समय बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये युद्ध ऐसी हालात में पहुंच जाए कि वहाँ से शायद रिकवरी पॉसिबल ना हो। बिल्कुल सर, और इस वक्त जिस स्तर पर ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है उसमें साफ है कि वो ऐसी लोकेशंस को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमले की बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, क्योंकि सूत्रों से खबर है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है। आज सरकार को एसआईटी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट में चढ़ावे के संग्रह, परिवहन और गणना प्रक्रिया में खामियों की ओर इशारा किया गया है। एसआईटी ने एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है। एसआईटी की रिपोर्ट में बैंक अधिकारियों की जिम्मेदारी और लापरवाही तय हो सकती है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और गणना कर्मियों की भूमिका तय होने की भी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव का नाम रिपोर्ट में शामिल हो सकता है। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, सोर्सेस से बड़ी बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन रिपोर्ट अब कब पेश की जाएगी, क्या जानकारी? समय सीमा थी वो खत्म हो रही है, क्योंकि एसआईटी अयोध्या जाके दोबारा भी जांच कर चुकी है और आज फाइनल रिपोर्ट शासन को यानी गृह विभाग के मुखिया को सबमिट कर सकती है। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट में जो जानकारी निकल के आ रही है, प्रबंधन व्यवस्था में लापरवाही, गणना की देखरेख जो आनंद मिश्रा के साथ साथ जो उनके एक सहयोगी थे उनका नाम इसमें जिक्र किया जा सकता है। साथ ही क्योंकि प्रबंधन की अगर जिम्मेदारी आएगी तो चंपत राय का नाम जरूर न हो, लेकिन पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी चंपत राय की थी, तो उनके ऊपर भी कुछ चीजें निकल करके आ सकती हैं। फिलहाल बड़े बदलाव की जो एसआईटी रिपोर्ट है उसमें शासन को एक अनुरोध, ये जो एसआईटी जांच है उसमें अपना सुझाव दे सकती है। एसओपी के साथ साथ जो बैंक को लेकर के सवाल लगातार उड़ रहे हैं उस पे भी एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र किया जाएगा। क्या दोबारा एसओपी बनेगी या बैंक से कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इन सब महत्वपूर्ण बातों का जिक्र फिलहाल किया गया है और माना जा रहा है आज शाम तक रिपोर्ट सबमिट हो सकती है, नहीं तो कल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। हालांकि कुछ ही घंटों का इंतजार, और साफ है कि इस रिपोर्ट के जरिए फाइनल रिपोर्ट में एसआईटी की तरफ से क्या फाइंडिंग्स हैं वो भी अब आगे सबके सामने होंगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पंकज आपका। अमेरिका में भारतीय गैंगस्टर्स पर एक्शन, एफबीआई की लिस्ट में नीतीश कौशल मोस्ट वांटेड घोषित। नीतीश पर अपहरण और तस्करी के आरोप। भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा है नीतीश कौशल। अमेरिका में भारतीय गैंगस्टर्स पर एक्शन, एफबीआई की लिस्ट में नीतीश कौशल मोस्ट वांटेड घोषित। नीतीश पर अपहरण और तस्करी के आरोप। भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा है नीतीश कौशल। अमेरिका में भारतीय गैंगस्टर्स पर एक्शन, एफबीआई की लिस्ट में नीतीश कौशल मोस्ट वांटेड घोषित। नीतीश पर अपहरण और तस्करी के आरोप। भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा है नीतीश कौशल।